बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में खबर ये कि बानी PTI की 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल। बुशरा बीबी एहतजाज कामयाब बनाने के लिए मुतहर्रिक। वजीर आला हाउस पेशावर में पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों से मुलाकात। बुशरा बीबी ने हिदायत की बानी की रिहाई के लिए जद्दोजहद तेज की जाए। साबिक वजीर आजम को नौजवानों से बहुत सी तवक्कुआत हैं। वजीर आजम इमरान खान साहब की पुकार आ गई है, हमने कफन सर पे बांध दिया है, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हर सूरत इस्लामाबाद जाना है, बानी PTI को रिहा कराना है। सियासी महाज गर्म करने का मिशन लिए बुशरा बीबी मैदान में। वज़ीर आला हाउस पेशावर में बुशरा बीबी ने इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन और यूथ विंग के जिम्मेदारों से मुलाकात की। बानी PTI का पैगाम पहुंचाया। बुशरा बीबी का कहना था साबिक वज़ीर आज़म को नौजवानों से बहुत तवक्कुआत हैं। 24 नवंबर के एहतजाज के लिए नौजवानों को मुतहर्रिक किया जाए। जराए का दावा है बुशरा बीबी ने कुछ ओहदेदारों से अलग अलग मुलाकातें भी की। 24 नवंबर को बानी PTI की जानिब से दी गई एहतजाज की कॉल के बाद खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला हाउस सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। PTI बलूचिस्तान, हजारा और मलाकंड डिवीजन के ओहदेदारों का इजलास हुआ। इसमें भी बुशरा बीबी शरीक हुई। उन्होंने कहा कि बानी PTI की रिहाई के लिए जिद्दोजहद तेज की जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है 24 नवंबर को इस्लामाबाद जाकर बानी को रिहा कराए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। वजीर आजम इमरान खान साहब की पुकार आ गई है, अभी आपने लबैक कहना है। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हमने कफन सर पे बांध दिया है। हम सब लोगों ने इस्लामाबाद पहुंचना है और उस वक्त तक जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं करते, जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होते, हम इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे। जराए का कहना है कि बुशरा बीबी ने रहनुमाओं को हिदायत की कि एहतजाज में तमाम अजला से कारकुनों और अवाम की शिरकत यकीनी बनाई जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI इस बार भी एहतजाज के लिए आई तो शिकस्त खाएगी। अगर डू और डाई का मसला है तो बानी और बुशरा बीबी अपने बच्चों को भी एहतजाज में लाएं। हमारी तरफ से मुज़ाकरात की ऑफर हर वक्त मौजूद है, लेकिन बानी PTI सियासी सतह पर नहीं, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। ये लोग डबल एजेंट बने हुए हैं। ख्वाजा साहब खुद फिक्स्ड हैं, वो फिक्स ना होते तो इख्तिदार में नहीं जेल में होते। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने ARY से गुफ्तगू में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को मेंटली अनफिट करार देते हुए कहा, हम कौन सा NRO मांग रहे हैं? NRO तो वो मांगते हैं जिनके लीडर जेल से निकलकर 10 साल सऊदी अरब में खजूरे खाते हैं। ख्वाजा आसिफ TV पर बैठकर कौम को मिसगाइड कर रहा है। ये मेंटली भी अनफिट है। फजूल किस्म की बातें करना, बेबुनियाद इल्जामात लगाना, ये इनका पहले से भी शेवा था। अगर ये फिक्स ना होता तो इक़्तिदार में ना होता, ये जेल में होता। कौन से NRO हम मांग रहे हैं? हमारे लीडर जेल में है, हमारी तमाम सीनियर क़यादत जेलों में है। NRO वो लोग मांगते हैं जो 10 साल सऊदी अरब में जिनके लीडर खजूरें खाते हैं, जेल से निकल के जद्दा जाते हैं और जद्दा से सीधा फिर आकर जाती उम्रा है उसमें लैंड करते हैं। जेली हुकूमत है, जब तक इसका खात्मा नहीं होता हमारी जद्दोजहद जारी है। पाकिस्तान का हर बाशिंदा आज मशकूक बना दिया गया है। किसी को भी पकड़कर 90 दिन तक तहवील में रख सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 26वीं तरमीम के बाद धड़ाधड़ कानून साजी करके इंसानी हुकूक पामाल किए जा रहे हैं। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल अबतर है। हुकूमत की रिट नजर नहीं आ रही। हुकूमत की तमाम तर तवानाइयाँ सियासत पर सर्फ हो रही हैं। आईनी तरमीम के बाद ऐसे बिल लाए जा रहे हैं जिसमें आईन की 26वीं तरमीम की रूह की नफी हो रही हो। ये कवानीन जो इस वक्त पास हुई हैं 26वीं तरमीम से शक नंबर 8 आईन का निकाल दिया गया जो बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लक था, और उसके बाद फिर आप ये इजाज़त दें कि वो शक की बुनियाद पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। आज हर पाकिस्तानी पैदाइशी तौर पर मशकूक हो गया है, जिसको जब चाहे पकड़े 90 दिन तक अपने पास रखें, मजीद इजाफा भी कर सकें और उसने साबित करना है कि मैं मशकूक नहीं हूँ। लाहौर में स्मॉग की वजह से पाबंदियों में तोसी कर दी गई। स्कूल, मार्केटें और तफरीही मकामात 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। हायर सेकेंडरी तालीमी इदारे ऑनलाइन पर मुंतकिल हो जाएंगे। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने तीनों सेक्टर्स में पाबंदियों की तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर कम होकर 219 पर आ गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मार्केटों पर लगाए गए वक्त की पाबंदी यकीनी बनाने के लिए पुलिस मौजूद है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अहमद खोकर।
لاہور میں جو ہے وہ اسموک کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا اور اس کی وجہ سے اسموک سے لڑنے کے حوالے سے حکومت کی جانب سے بھی جو ہے وہ پالیسیز بنائی گئی کہ رات 8 بجے ہے وہ مارکیٹ مکمل طور پر بند کر دی جائے گی. لاہور کی لبرٹی مارکیٹ میں موجود ہیں, یہ مارکیٹ جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے. لاہور میں کچھ مارکیٹ ایسے بھی ہیں جہاں پر 8 بجے کے بعد ہی جو ہے وہ کام جاری ہوتا ہے, لیکن پولیس وہاں پر آتی ہے اور شہری ان کے آنے پر دکان بند کر دیتے ہیں اور پھر دوبارہ سے کھول لیتے ہیں. ایئر کوالٹی انڈیکس کی اگر بات کی جائے تو اس وقت 217 بتایا جا رہا ہے. ویزیبلٹی بھی کافی حد تک کلیئر ہے. آج لاہور شہر میں اسموک نہ ہونے کے برابر بتائی جا رہی ہے. گزشتہ کئی روز سے ویزیبلٹی بھی کافی متاثر ہوئی تھی اور اسموک بھی کافی زیادہ تھی, جس کے باعث شدید مشکلات کا شہریوں کو سامنا تھا. آج صبح جو ہے وہ باقاعدہ طور پر دھوپ نکلی, لاہور شہر کی جو اسموک ہے اس پہ کافی حد تک اثر ہوا ہے اور آج لاہور شہر میں اسموک کی جو ایک لیئر بنی ہوئی تھی اس میں کافی حد تک کمی باقاعدہ طور پر دیکھنے بھی آئی ہے. اسموک کی صورتحال کورونا وائرس کی طرح ہو گئی ہے. ماہر امراض سینہ و دل ڈاکٹر شاذلی منظور کہتی ہیں اسموک کی وجہ سے مختلف کیمیکل انسان کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں. طویل مدت میں انسانی اعضاء کو نقصان پہنچانے کا خدشہ ہے. ان کا کیا کہنا ہے آپ بھی دیکھیے. ایک سچویشن ہے, لیکن کووڈ جو تھی وہ شارٹ ٹرم تھی اور فیصلے کچھ دنوں میں کچھ ہفتوں میں ہو جاتے تھے. لانگ ٹرم افیکٹ ہوگا وہ آج سے 10 سے 15 سال ہوگا. جو ہم یہ پولوشن لے رہے ہیں یہ ہمارے بلڈ سٹریم میں جا کے ہمارے وائٹل آرگنز کو ڈیمیج کرے گی, ہارٹ کو ڈیمیج کریں گے, ہارٹ اٹیک میں اضافہ ہو جائے گا, لوگوں کا نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرز ہو جائیں گے, نیورولوجیکلی ڈی جنریٹو چینجز آئیں گی, برین جو ہے اس کا فنکشن خراب ہو جائے گا, الزائمر جس کو ہم ڈیمینشیا کہتے ہیں وہ زیادہ ہو جائے گا, خواتین یا برتھ ڈیفیکٹس کے ساتھ بچے پیدا ہوں گے. کہاں گئی محبت کی نشانی؟ خرچہ کر کے آنے والے آگرہ والے سیاحوں کو پریشانی. آگرہ میں تاج محل بھی اسموک کی لپیٹ میں ہے. پہلی نظر میں اپنے شہر میں جکڑ لینے والی یادگار محبت سیاحوں کو نظر نہیں آتی تو انہیں پریشانی لاحق ہو گئی. قریب جانے پر ہی وہ تاج محل کا نظارہ کر پاتے ہیں. واپس آئیں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. خبر دیں آپ کو کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو لندن ہائی کورٹ نے دیوالیہ قرار دے دیا ہے. حسن نواز کو برطانوی حکومت کے ٹیکس ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ٹیکس کیس میں دیوالیہ قرار دیا گیا. حسن نواز کو 2023 کے کیس نمبر 694 میں دیوالیہ قرار دیا گیا ہے لندن ہائی کورٹ کی جانب سے. حسن نواز سے متعلق کیس 25 اگست 2023 کو فائل کیا گیا تھا جس میں لندن ہائی کورٹ نے انہیں دیوالیہ قرار دیا ہے. سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو لندن ہائی کورٹ نے دیوالیہ قرار دیا ہے. ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ٹیکس کیس میں انہیں دیوالیہ قرار دیا گیا ہے. کیس نمبر 694 میں انہیں دیوالیہ قرار دیا گیا ہے اور یہ کیس 25 اگست 2023 کو فائل کیا گیا تھا. فرید قریشی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. فرید بتائیے. حسن نواز کی بینکرپسی کے حوالے سے ایک آرڈر سامنے آیا ہے جو کہ یو کے کی ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے, گیزٹ اس کے اوپر موجود ہے اور اس میں حسن نواز کی جو گھر کا ایڈریس ہے وہ بھی لکھا گیا ہے اور لکھا گیا ہے وہ کمپنی ڈائریکٹر ہیں اس رہائش گاہ کا جس کا ایڈریس ہم شیئر نہیں کر سکتے. اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس آرڈر میں پٹیشنر جو تھے وہ برطانیہ کا جو HMRC ہے ٹیکس اینڈ ریونیو کا ادارہ وہ ہے اور اس آرڈر کے مطابق حسن نواز جو وہ کسی کمپنی میں ڈائریکٹر ہیں جس پر HMRC نے ایک دعویٰ کیا ہے پیسوں کا اور جو قانونی ماہرین ہیں ان کے مطابق جب آپ وہ پیسے نہیں دے سکتے تو پھر آپ بینکرپسی کے لیے فائل کرتے ہیں. مزید تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں لیکن ابھی تک جو معلومات موجود ہیں ان کے مطابق حسن نواز جو شریف فیملی کے اہم فرد ہیں برطانیہ کے اندر, وہ کافی عرصے سے کاروبار بھی کرتے رہے, مقیم رہے برطانیہ کے اندر اور ان کی رہائش گاہ کا ایڈریس اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس آرڈر کے اوپر. اور یہ برطانیہ کی جو ہائی کورٹ ہے, ہائی کورٹ آف جسٹس, اس کا آرڈر ہے جس کو گیزٹ کے اوپر پبلش کیا گیا ہے اور یہ لکھا گیا ہے کہ حسن نواز نے بینکرپسی کی ہے اور اس میں پٹیشنر جو ہے وہ برطانیہ کا HMRC ہے. جی بہت شکریہ فرید. ٹیکس نیٹ میں تنخواہ دار طبقے کی طرح اب زراعت, ریئل اسٹیٹ اور ہول سیلرز کو بھی شامل ہونا ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں کہ IMF سے کوئی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہوئی. واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ IMF کا پروگرام نہیں, پاکستان کا اپنا پروگرام ہے. وزیر اعظم جلد معاشی روڈ میپ پیش کریں گے. ہماری ڈسکشن پچھلے ہفتے ہوئی ہے IMF کے ساتھ, بہت مثبت رہی, ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ. اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو ملک کے مفاد کے خلاف ہے. میں اب دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں. دس از پاکستان's program which is being held, supported, assisted, funded by the IMF.
प्राइम मिनिस्टर साहब आपके साथ एक होम ग्रोन एजेंडा अनकरीब शेयर करने वाले हैं कि हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमिक रोड मैप है हमने उसको आगे कैसे लेके जाना है। हमने सबने कंट्रीब्यूशन करनी है, वेदर इट्स रियल एस्टेट, वेदर इट्स आवर होलसेलर फ्रेंड्स, वेदर इट्स एग्रीकल्चर। ये दरखास्त नहीं है, दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू डू। दरियाई सिंध से 6 नई नहरें निकालने के खिलाफ कराची समेत सिंध भर में मुजाहरे। शहर शहर होने वाले एहतजाज में मुजाहिरीन ने मुतालबा किया इरसा एक्ट में तरमीम को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। दरियाई सिंध से 6 नई नहरें सिंध की ज़राअत तबाह कर देंगी, ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, मुजाहिरीन की नारेबाजी। कराची में सिंधियानी तहरीक की खवातीन का धरती और दरिया बचाओ मार्च, रीगल चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। लाड़काना में GDA ने इरसा एक्ट तरमीम के खिलाफ एहतजाज किया। JUIF, जमात इस्लामी, PTI, फंक्शनल लीग, सिंध यूनाइटेड पार्टी और दीगर जमातें भी शरीक हुई। मीरपुर खास में भी नई कैनाल्स के खिलाफ सियासी और मजहबी जमातों की रैली। खैरपुर में GDA के तहत मुजाहरा, सांगड़ और नौशेरा फिरोज में भी एहतजाज किया गया। उमरकोट और जैकबाबाद में भी GDA और दीगर जमातें सड़कों पर निकली। खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भारत चाल से बाज न आया मगर अपने ही जाल में फंस गया। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर BCCI और मोदी सरकार मुश्किल में पड़ गए। भारतीय बोर्ड ने ICC और दीगर बोर्ड्स को पैसों से राम करने की कोशिशें शुरू कर दी। जराये का कहना है PCB ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योरिटी का मास्टर प्लान तैयार करके ICC और इवेंट में शरीक तमाम मुल्कों को भेजा था, जिस पर भारत समेत किसी भी मेंबर मुल्क ने कोई एतराज नहीं किया। फिर इस सिक्योरिटी प्लान को ICC बोर्ड इजलास में भी पेश किया गया, जहां उसे सब ने कबूल करके स्टैंप लगाई। भारत ने अब भी न आने के लिए सिक्योरिटी को जवाज बनाया तो क्लीन चिट मिलना आसान नहीं होगा। इधर भारतीय बोर्ड ICC को पैसों से राम करने की कोशिशों में भी मसरूफ, दीगर बोर्ड्स को सीरीज खेलने और माली फायदा पहुंचाने का लालच भी दे रहा है। आकिब जावेद ने वाइट बॉल टीम का हेड कोच बनने की पेशकश कबूल कर ली। ज़राए ने बताया PCB कशीदा ताल्लुकात और तल्ख तजुर्बात की वजह से अब गैर मुल्की कोचेस पर इन्हिसार नहीं करना चाहता। आकिब जावेद दौरा जिम्बाब्वे से हेड कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज दरपेश। तीसरा और आखिरी मार्का कल होबार्ट में होगा। 3 मैचों की सीरीज में कैंगरूज को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की सहरंगेज वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहती मकामात पर रश लग गया। आसमान से बरसती चांदी, कोहिसारों ने बर्फ का ताज पहन लिया। अस्तौर में आसमान से गिरते मोतियों ने समा बांध दिया। कुमराट में बर्फबारी ने वादी की खूबसूरती बढ़ा दी। पहाड़ों और दरख्तों ने सफेद दोशाला ओढ़ ली। सयाह भी मौसम का मजा लेने खींचे चले आए। हम कुमराट वैली है, इधर के नज़ारे बहुत अच्छे हैं, वेदर बहुत अच्छा है, बर्फबारी हुई है, लाइव स्नोफॉल, यहाँ के स्पॉट्स बहुत जबरदस्त हैं, बहुत प्यारे व्यूज हैं। गिलगित की वादी नलतर का हुस्न भी बर्फबारी के बाद जोबन पर आ गया। सवात के पहाड़ बर्फ से सफेद हो गए। मालम जब्बा के मनाजिर भी निखर गए। अपर और लोअर चित्राल में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम ठंडा ठार हो गया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।